हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें प्रिंसिपल्स है। और प्रिंसिपल्स को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड सेकंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस तीन माने जाते हैं: कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। तो क्योंकि ये कन्वेंशन प्रिंसिपल्स के ही पार्ट हैं, तो कन्वेंशन की जगह अगर प्रिंसिपल वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम है। जैसे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की जगह फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हो सकता है, लिखा रहे क्वेश्चन में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी की जगह पे मटेरियलिटी प्रिंसिपल लिखा है तो भी कोई बात नहीं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस की जगह अगर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं क्या है। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, फुल, पूरा, कंप्लीट, डिस्क्लोजर में शो करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ये कन्वेंशन कहता है, कन्वेंशन है क्या एक्चुअली? प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल क्या होते हैं? रूल होते हैं। तो रूल है देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर सिग्निफिकेंट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसा कि हम जानते हैं, अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है और बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, पार्टीज होते हैं जिसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। तो जो यूजर्स हैं उनके सामने बिजनेस की सही पिक्चर जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू उनको मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मीन्स जो उनके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, उनके मीन्स यूजर्स के, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, जैसे मैनेजमेंट है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, ओनर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, हम लोग लेसन 1 में पढ़े थे। तो उनको डिसीजन लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट है, रिलीवेंट है, मीन्स उसके डिसीजन पे इम्पैक्ट होगा उस इंफॉर्मेशन का, उसको शो करना ज़रूरी है, मस्ट है, छिपा नहीं सकते कोई भी चीज़। तो अब छिपाने का मतलब ये नहीं कि हम सीक्रेट डिस्क्लोज कर दें, नहीं, सीक्रेट नहीं बिजनेस का डिस्क्लोज करना है, बल्कि ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है जो यूजर्स हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनके डिसीजन के लिए वो रिलीवेंट है, सिग्निफिकेंट है, ज़रूरी है, एसेंशियल है। ऐसे इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली शो करना चाहिए। तो अब बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीन्स जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन चीज़ें हैं, आइटम्स हैं जो बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, तो उसमें तो शो हम करते ही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट्स हैं, ऐसे भी आइटम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन बैलेंस शीट में शो करना पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए क्या किया गया है कि फुट नोट होता है, मीन्स बैलेंस शीट बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, क्लोज करने के बाद, उसके नीचे, बैलेंस शीट के नीचे हम इंफॉर्मेशन लिख देंगे, तो उसको बोलते हैं फुट नोट। अब फुट नोट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि बैलेंस शीट में शो करना पॉसिबल नहीं था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि उनको शो करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे डिसीजन लेने में, डिसीजन चेंज हो सकता है उन इन्फॉर्मेशन के न बताने से, या बताने से डिसीजन कुछ और होगा, उस इन्फॉर्मेशन को छिपा लेंगे तो डिसीजन कुछ और होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को हम शो करना ज़रूरी है। तो फुट नोट में दिखा सकते हैं किसको, कौन से आइटम को, जिसको बैलेंस शीट में नहीं शो करते। एग्जाम्पल के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है,
कंटिंजेंट मीन्स डाउटफुल, मे बी और मे नॉट बी। लाइबिलिटी मीन्स हम डेट इजी वर्ड में बोले तो कर्ज, लोन। तो ऐसी लाइबिलिटी जो अभी डाउटफुल है, हो सकता है वो लाइबिलिटी अराइज हो, मीन्स हमें पैसे देने पड़े फ्यूचर में, या हो सकता है कि वो लाइबिलिटी ना अराइज हो, नहीं देना पड़े, तो कंटिंजेंट है। मीन्स अभी श्योर नहीं है कि वो लाइबिलिटी यानी कर्ज हमें चुकाना पड़ेगा, बट ये भी हो सकता है कि कर्ज हमें चुकाना पड़े। तो ऐसी लाइबिलिटी को बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें तो अ लाइबिलिटी विच हैज़ नॉट अराइजन सो फार, ऐसी लाइबिलिटी जो अभी तक अराइज नहीं हुआ है, मीन्स देने का पक्का नहीं हुआ है, बट इट मे अराइज, ये लाइबिलिटी अराइज हो सकती है अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जो हमारे नॉलेज में है, तो वह इवेंट अगर होगा तो लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, अगर वो इवेंट नहीं होगा तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी फर्म है, हमारे फर्म के अगेंस्ट में किसी ने क्लेम किया है, तो वो क्लेम अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, हमारे खिलाफ है, हमारे अगेंस्ट में है, हमारी वजह से किसी का लॉस हुआ, उसका ऐसा कहना है, वो हमारे अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो अगर हम कोर्ट केस हम बोलते हैं कि नहीं हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, हमको पैसा नहीं देना है, तो हम उसके अगेंस्ट में फ़ाइट करेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट देंगे कोर्ट में। तो अगर वो कोर्ट केस हम जीत जाते हैं तो हमें वो लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आएगी, नहीं पे करना पड़ेगा। अगर हम प्रूव कर देते हैं कि नहीं हम उस क्लेम के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो हमें हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम कोर्ट केस हार जाते हैं, जो हमारे अगेंस्ट वाली पार्टी है वो प्रूव कर देती है कि नहीं वो हमारी गलती से उसका लॉस हुआ, तो हमें उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर लायबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगी। तो अभी श्योर नहीं है, तो अब श्योर नहीं है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो हम कर नहीं सकते, तो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, लायबिलिटी बैलेंस शीट में आती है, तो बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते क्योंकि श्योर नहीं है, तो फुट नोट में दिखाना पड़ेगा, जिससे कि जो उसके यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनको ये जानकारी रहे, ये नॉलेज रहे, ताकि वो उनको डिसीजन लेने में कोई गलती ना कर पाए। और भी हैं एग्जाम्पल्स जो हम बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में शो करते हैं, जैसे है चेंज इन मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिशिएशन। अब फिक्स सेट हमारे पास जो होते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, उस पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मीन्स उसकी वैल्यू को हम कम करते जाते हैं हर साल, क्योंकि हम कोई भी एसेट यूज करेंगे तो वो पुराना होगा, घिसेगा, वियर एंड टीयर होगा, उसकी यूटिलिटी में कमी आएगी, तो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसकी वैल्यू को, बुक वैल्यू को कम कर देते हैं। लेकिन डिप्रिसिएशन को चार्ज करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एट्सेट्रा, कई सारे मेथड होते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करने के। तो किसी पर्टिकुलर एसेट पे हम जिस मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, अगर हम वो चेंज कर देते हैं, तो ये हमें बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में मेंशन करना पड़ेगा, ज़रूरी है। और भी चीज़ें हैं जो फुट नोट में दिखाना पड़ता है, जैसे चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक होता है मीन्स जो मटेरियल है, गुड्स है, हमारे पास पड़ा हुआ है। हम जानते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हम बताए थे कि हर 12 मंथ के बाद 31 मार्च को एंड करते हैं कोई भी अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली। तो 31 मार्च को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना होता है, तो हमारे शॉप में, गोडाउन में कितना स्टॉक है उसकी वैल्यू शो करनी पड़ती है।
तो स्टॉक का वैल्यू फाइंड करने के कई सारे मेथड्स हुआ करते हैं। तो अगर हम मेथड चेंज कर दिए, पहले हम किसी और मेथड से स्टॉक का वैल्यू फाइंड किए थे, अभी हमने मेथड बदल दिया, चेंज कर दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें फुट नोट में शो करना पड़ेगा। और भी चीज़ें हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट है, हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे हमारे पास बिजनेस में सरप्लस पैसे पड़े हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हम कहीं बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट हम जितने में परचेज किए थे वो तो बैलेंस शीट में दिखेगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट भी है कि बैलेंस शीट में तो हमें कॉस्ट प्राइस ही दिखाना है असेट्स का, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू तो डिफरेंट हो सकती है। तो मार्केट वैल्यू हम शो कर नहीं सकते बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का, तो हमें मार्केट वैल्यू को फुट नोट पे दिखा देंगे। बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस ही शो करेंगे, कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, बट मार्केट वैल्यू अगर उसकी डिफरेंट है तो हमें बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में शो करना पड़ेगा, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, यहाँ बिल से मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज से है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, हम लोग पढ़े थे बिल्स रिसीवेबल्स सेकंड चैप्टर में, कि हम किसी कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो उससे रिटर्न में हम कमिटमेंट ले लेते हैं, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। वो डॉक्यूमेंट होता है, मीन्स हमको पैसे मिलने वाले होते हैं, हम रिटर्न में ले लेते हैं कस्टमर से। तो उस डॉक्यूमेंट को यानी बिल को हम कभी कभी वो बैंक में जमा करके पैसे ले लेते हैं बैंक से, उसके बेस पे हम बैंक से उधार पैसे ले लेते हैं, तो बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड, और बैंक वाले हमारे कस्टमर से पैसे बाद में ले लेंगे, लेकिन जब उसका डेट आएगा तब ले लेंगे। अब हमने कस्टमर से रिटर्न में लिया कमिटमेंट, जो बिल बोलेंगे, उस बिल को हमको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई तो उस डॉक्यूमेंट को हमने बैंक में डिपॉजिट करके उसके बेस पे उधार पैसे ले लिए, और उस कागज़ को बैंक वाले अपने पास रखेंगे। जब उसका डेट आएगा, मीन्स मैच्योरिटी होगी, तो कस्टमर से पैसे मंगा लेंगे बैंक वाले। लेकिन अगर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए बैंक वालों को तो बैंक वाला हमको पकड़ेगा, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये भी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है, तो इसको हमें फुट नोट में शो करना चाहिए। ये हो गया हमारा फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, या प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, इसको मटेरियलिटी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का ही पार्ट होता है कन्वेंशन। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, यहाँ मटेरियलिटी का मतलब क्या है। मटेरियलिटी मीन्स मटेरियल, मीन्स सिग्निफिकेंट, मीन्स इम्पॉर्टेंट। तो ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स का ही सेकेंड, मतलब दूसरे तरह से कहने का तरीका है। फुल डिस्क्लोजर अभी जो हम लोग पढ़े वो क्या कहता है कि सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को शो करना मस्ट है अलग से। ये उसी बात को दूसरे ढंग से कहता है कि जो इनसिग्निफिकेंट हैं इन्फॉर्मेशन, मीन्स जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, उनको सेपरेटली शो करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। जहाँ फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन कहता है कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन शो करना ज़रूरी, ये कहता है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं शो करना, तो बात एक ही है कहने का। तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है, इन्फॉर्मेशन और आइटम, अकाउंटिंग आइटम कोई भी फैक्ट विच आर इरिलेवेंट, जो रिलेवेंट नहीं है, मीन्स डिसीजन पे उनका फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फॉर्मेशन शो करें ना शो करें, या इनसिग्निफिकेंट है यूजर्स के लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं, जैसे मैनेजर्स वगैरह जो पढ़ाया गया है, तो उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बताएं ना बताएं। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन को
नीड नॉट टू बी शोन सेपरेटली। ऐसे इन्फॉर्मेशन को हमें अलग से शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे इन्फॉर्मेशन को हम फिर? अब इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम पेमेंट किए हैं, मान लीजिए हम ऑफिस में रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस है, तो अब वो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए हम पैसे दिए हैं तो शो तो करना पड़ेगा अकाउंटिंग में, लेकिन अलग से हम नहीं, रिफ्रेशमेंट अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम मर्ज कर सकते हैं किसी और आइटम में, जैसे ऑफिस एक्सपेंस के नाम से मर्ज कर दिए, जनरल एक्सपेंस के नाम से मर्ज कर दिए। तो अगर पेमेंट नहीं हुआ है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, उसके लिए हम कैश भी नहीं पे किए, तो उसको तो छोड़ ही देंगे। लेकिन अगर पैसा हम दिए हैं उस आइटम के लिए, तब तो हमें शो करना पड़ेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, तो उसको मर्ज करके हम दिखा सकते हैं। इसके बाद है दो हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा जो कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। कंजर्वेटिज्म का मीनिंग क्या होता है? कंजर्व करना मीन्स प्रोटेक्ट करना, मीन्स सेफ गार्ड करना, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। प्रूडेंस मीन्स क्या होता है? समझदारी। समझदारी तो यही है कि हम बिजनेस को सेफ करें। तो किससे सेफ करना है बिजनेस को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है? तो बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है जो लॉसेस हो सकते हैं, फ्यूचर एंटीसिपेटेड लॉसेस, ऐसे लॉसेस जो अभी हुए नहीं हैं लेकिन हो सकते हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए हम पहले से प्रोविज़न कर लें। यहाँ पे लिखा है ऑल फ्यूचर एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। एंटीसिपेटेड मीन्स हम एक फॉरकास्ट करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे हम कस्टमर को उधार पे गुड्स दिए हैं, सेल किए हैं, तो हो सकता है कि एक आध कस्टमर ऐसे हों जिनसे पैसा ना मिले, डूब जाए पैसा, बैड डेट हो जाए, तो एंटीसिपेटेड लॉस है। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कस्टमर है, हम उसको 10,000 लेना बाकी है उस कस्टमर से, लेकिन हो सकता है वो 200-400 रुपया ना दे, डिस्काउंट मांग ले हमसे। जैसे किसी कस्टमर से 6,240 लेना बाकी है, अब वो 6,000 दे के 240 नहीं दिया, बोले यार छोड़ो हटाओ, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ऐसे जो हम गेस फॉरकास्ट कर सकते हैं, मीन्स पहले से हमको अंदाज़ा है कि वो लॉस हमारा हो सकता है, तो उसके लिए हम अभी से अकाउंटिंग में उसका प्रोविज़न कर लेंगे, मीन्स रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। लेकिन ध्यान देना है, गेंस को नहीं रिकॉर्ड करना है जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उनको इग्नोर करना है। तो ये कंसेप्ट, ये कन्वेंशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल फ्यूचर एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, बट ऑल एंटीसिपेटेड गेंस शुड बी इग्नोर्ड। मीन्स फ्यूचर में लॉस होने वाला है वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में गेन होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि गेन होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी बात है। लेकिन लॉस होगा, अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो फिर बिजनेस को लॉस, नुकसान हो सकता है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है बिजनेस को। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि अगर लॉस का हमारा अनुमान है, एंटीसिपेशन है, तो अभी से आप उसके लिए रिकॉर्ड कर लो, और गेन को रिकॉर्ड करने फ्यूचर में जो होने वाले हैं कोई ज़रूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। स्टॉक है, स्टॉक मीन्स क्या है? गुड्स जो पड़ा हुआ है बिजनेस में, हम उसको सेल करेंगे बाद में, अभी नहीं सेल हुआ है, पड़ा हुआ है, बच गया है। एनी टाइम सामान तो स्टॉक तो रहता ही बिजनेस के अंदर,
लेकिन जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, नॉर्मली 31 मार्च को क्लोज करते हैं, तो उस डेट को क्या कितना स्टॉक है, कितने रुपए का स्टॉक है, हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना पड़ता है। तो अब उसकी वैल्यू कौन से दिखाई जाए। मान लीजिए कि कोई सामान है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़, लेकिन हम सेल करेंगे उसको 120 में, तो हमको 100 शो करना है, 120 नहीं शो करना है, क्योंकि स्टॉक अगर हम 120 शो कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ जाएगा 20 रुपये से, जबकि सेल तो हुआ ही नहीं, स्टॉक का मीनिंग ही हुआ, सेल हुआ नहीं, तो फिर हम ज़्यादा प्राइस क्यों दिखाएं। लेकिन अगर 100 रुपये का सामान है और हमको लगता है कि वो 80 में सेल होगा तो लॉस होगा, तो हम 80 में ही स्टॉक दिखा देंगे ताकि लॉस आ जाए हमारा अभी से। इससे क्या फ़ायदा होगा कि प्रॉफिट कम हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है, तो जो प्रोप्राइटर होगा कम प्रॉफिट होगा तो अपनी ड्राइंग कम करेगा, तो बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ज़्यादा दिखा देंगे तो ज़्यादा ड्राइंग कर देगा, प्रॉफिट ज़्यादा शो कर देंगे तो ज़्यादा ड्राइंग करेगा, बाद में पता लगा प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और भी एग्जांपल हैं प्रोविज़न के या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के। प्रोविज़न शुड बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट क्या है? हम उधार पे सामान सेल किए हैं कस्टमर को, वो है डेटर। अब हमको डाउट है कुछ पैसे मिलने में, जैसे 1 लाख का हमारा डेटर है, मीन्स पैसा कस्टमर से लेना बाकी है, उसमें से 2-4 हज़ार ऐसा है जो हमको मिलने में डाउट है। तो अगर पैसा मिल गया तब तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो लॉस हो जाएगा। अभी हमको पता नहीं है मिल जाएगा, हमको सिर्फ डाउट है कि पैसे हो सकता है उतना ना मिले, डूब जाए, तो लॉस हो सकता है, तो हम अभी से उसके लिए रिकॉर्ड कर लेंगे। या हमको डिस्काउंट देना पड़ सकता है कस्टमर्स को, वे पता नहीं हमको, तो उसके लिए हम एक अंदाज़ा लगा के पहले से हम दिखा देंगे कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मतलब इसका इतना हमको डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो उससे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट तो कम होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता लगेगा जब पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर डिस्काउंट देना पड़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, हम तैयारी नहीं की उसके लिए, तो फिर दिक्कत आ जाएगी बिजनेस में। इसलिए हमको पता है कि फ्यूचर में हमारा इतना लॉस हो सकता है, तो अभी से उसके लिए हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई पेंडिंग क्लेम है हमारे फर्म के अगेंस्ट में, हमको पैसे देने पड़ सकते हैं। जैसे किसी एम्प्लॉय को हमने जॉब से निकाल दिया था, अब वो हमसे क्लेम करने लगा, पैसे मांगने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कानून है किसी परमानेंट एम्प्लॉय को हटा देंगे तो कुछ कंपेंसेशन देना पड़ता है, तो हम देना नहीं चाहते, हमारे खिलाफ़ केस कर दिया, तो हो सकता है देना पड़े हमको। तो मीन्स सिंपल सी बात है इस कन्वेंशन की, कंजर्वेटिज्म की, कि कोई भी लॉस हमको लगता है कि नहीं हमारा लॉस हो जाएगा तो आप अभी से रिकॉर्ड कर लो। गेन होने वाला है फ्यूचर में अंदाज़ा है, उसको नहीं रिकॉर्ड करना है, क्योंकि गेन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तो लॉस से होती। तो ये है कन्वेंशंस बताए 3, और बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट है, और तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और वीडियो को बार बार देखेंगे, जितनी बार देखेंगे बहुत, क्योंकि ये सब टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बेस है अकाउंटिंग, थ्योरी बेस का पार्ट है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको सीखना है, अकाउंटिंग करना है, रियल लाइफ में अकाउंटिंग करना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, आपको रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो बेस का स्ट्रांग होना, प्रिंसिपल का स्ट्रांग होना, कंसेप्ट का स्ट्रांग होना मस्ट है।